तो कल हम लोगों ने देखा था बहादुर शाह प्रथम के बारे में हमने देखा था, उनके कार्य को देखा, एक्टिविटी को देखा, डिप्लोमेसी को देखा और उन्होंने कौन सा कार्य किया इसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और उन्हें क्या कहा गया, शाह ए बेखबर कहा गया। और ये जो उपाधि उनको दी गई थी वो किनके द्वारा दिया गया था, काफी खां के द्वारा दिया गया था। तो ये बात मैंने कह दिया था। आज हम लोग देखते हैं जहांदार शाह। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, ये गद्दी पर बैठा जहांदार शाह, ये बैठा जहांदार शाह। ये गद्दी पर बैठा जहांदार शाह। ये गद्दी पर बैठा जहांदार शाह, जहांदार शाह। तो जो जहांदार शाह के जो पीरियड है वो पीरियड है आपका 1712 से लेकर के 1713 तक, 13 ईस्वी तक उनका पीरियड है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई जो कुछ भी हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग, वो क्या है, बड़ा संजोग है। संजोग नहीं कहिए, ये उत्तराधिकारी सब जो हुआ ना वो बड़ा निकम्मा टाइप का उत्तराधिकारी हुआ, उसका कोई रोल नहीं रहा, वो एकदम निकम्मा बना रहा है वो। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, इस बात को अब आप ध्यान से देखिएगा क्या किया, सो सुनिए, देखिए। तो जो जहांदार शाह था, ये जहांदार शाह, इसको भारतीय इतिहास में क्या कहा गया, ये भारतीय इतिहास में, ये भारतीय इतिहास में इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया लंपट मूर्ख कहा गया। ये किस नाम से ये जाना गया, लंपट, ये लंपट मूर्ख, ये लंपट मूर्ख के नाम से ये जाना गया। देखिए, ये लंपट मूर्ख का मतलब होता है एकदम बेकार आदमी, जिनको कोई सेंस ना हो, वन हु हैव नॉट सेंस, एकदम सेंसलेस हो। जो अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए उसमें कुछ भी अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं था, इसका कोई काम नहीं रहा है। देखिएगा, ये कोई काम इसका नहीं है। ये क्या हुआ, इसके खिलाफ क्या रच दिया गया, ये इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। अब वो षड्यंत्र रचा तो कौन युद्ध इसमें लड़ा गया, एक आगरा का युद्ध हुआ था इसके काल में। ये आगरा का युद्ध हुआ है। और ये आगरा का युद्ध कितना में हुआ, ये आगरा का युद्ध 1713 में आगरा का युद्ध हुआ। और आगरा के युद्ध में क्या हुआ, दो राजकुमारों के बीच लड़ाई हुई। एक लड़ा जाकर के यही जहांदार शाह और दूसरा कौन लड़ा, वो लड़ा जाकर के फर्रुखसियर। ये दो के बीच में युद्ध हुआ। देखिएगा, ये जहांदार शाह और इधर आपका कौन लड़ा, फर्रुखसियर। ये है फर्रुखसियर। तब फर्रुखसियर की क्या हो गई, जीत हो गई, और जहांदार शाह की क्या हो गई, ये हार हो गई। जहांदार शाह को युद्ध मैदान में क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इनकी जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो गई। और इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया, तो ये गद्दी पर बैठ गया, ये फर्रुखसियर बैठ गया। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका कोई इंपॉर्टेंट कार्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये क्या कहलाता था भारतीय इतिहास में, कौन शासक लंपट मूर्ख कहलाता था। तो कौन शासक लंपट मूर्ख कहलाता था, यही जहांदार शाह। इसको कौन संज्ञा दी गई थी, लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। कौन संज्ञा दी गई थी, लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। कौन युद्ध लड़ा था, तो ये लड़ा था आगरा का युद्ध लड़ा था। कितना में लड़ा था, 1773 में लड़ा था। कौन कौन लड़ा था, जहांदार शाह लड़ा था और फर्रुखसियर लड़ा था। फर्रुखसियर ने इनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और युद्ध मैदान में इनको क्या कर दिया, मार दिया गया। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया, ये फर्रुखसियर बैठा। अब देखिए, अब गद्दी पर कौन बैठ जाता है, ये फर्रुखसियर बैठता है। अब हम लोग लिखते हैं फर्रुखसियर। देखिएगा, ये फर्रुखसियर ये गद्दी पर बैठ जाता है।
ये फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो पीरियड है ये आपका पीरियड हो गया 1713 से लेकर के 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका क्या हो गया, ये पीरियड पड़ गया इसका, 1719 तक ये पीरियड पड़ा। तो फर्रुखसियर का जो सबसे बड़ी बात ये हुआ कि ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि फर्रुखसियर ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया। इन्होंने अपना राज्याभिषेक जो करवाया यही पटना में करवाया, ये पटना में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये राज्याभिषेक ये कहाँ करवाया, ये पटना में करवाया। ये राज्याभिषेक ये पटना में, यही पटना में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किस शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो यही फर्रुखसियर का हुआ था। याद रखिएगा, फर्रुखसियर ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, पटना में। ये बहुत बार पूछा गया है और ये एकदम आपको याद रखना है कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक पटना में करवाया। यही पटना क्या कहलाता है, पाटलिपुत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कुसुमपुर कहलाता है, अजीमाबाद कहलाता है, पौलीबोथरा कहलाता है। इस पुष्पपुर के नाम से ये जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसको देखते हैं, ये पटना को देखते हैं। अब इसने कौन सा काम किया सो सुनिए। तो फर्रुखसियर जो गद्दी पर बैठा वो किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा, ये सहायता जो किया था सैयद बंधु ने इसका सहायता किया था। ये सहायता किसने किया था, ये सैयद बंधु ने, ये सैयद बंधुओं ने इनकी मदद की थी, ये सैयद बंधु ने इनकी मदद की थी। तो सैयद बंधु क्या था भाई, ये दो भाई था। एक भाई का नाम था हुसैन और दूसरे का नाम क्या था, अब्दुल्ला था। ये कहाँ के मुसलमान थे, ये भारतीय मुसलमान थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे। इन दोनों भाई को क्या कहा गया भारतीय इतिहास में, राजा बनाने वाला या नृप निर्माता या किंग मेकर के नाम से जाना गया। और इसी के सहयोग से फर्रुखसियर क्या हुआ था, ये गद्दी पर बैठा था। तो इस जगह जो प्रश्न पूछा जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न इस जगह से आता है। तो वो 3 प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, वो कौन कौन प्रश्न है उस प्रश्न को आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो सैयद बंधु कौन कौन भाई थे, तो सैयद बंधु 2 भाई, आप ध्यान से इसको देखें। सैयद बंधु ये 2 भाई। सैयद बंधु में कौन कौन 2 भाई, एक है हुसैन और दूसरा कौन है, ये है अब्दुल्ला। ये दूसरा कौन है, ये है अब्दुल्ला। ये 2 भाई हो गया, एक हुआ हुसैन और दूसरा कौन हो गया, ये अब्दुल्ला हो गया। ये कौन मुसलमान थे भाई, सैयद बंधु के बारे में कहा जाता है ये हिंदुस्तानी मुसलमान थे। ये हिंदुस्तानी ये क्या थे, मुसलमान थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे। तो दरबार में क्या प्रकार का मुसलमान रहता था, तो दरबार में रहता था ईरानी मुसलमान, तुरानी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान। तो जो ईरानी मुसलमान, तुरानी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान जो रहते थे, उसमें ईरानी मुसलमान क्या करता था, प्रशासन चलाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। वो पढ़े लिखे लोग होते थे, प्रशासन की कला वो जानते थे कि रन कैसे किया जाए, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कौन कला जानते थे, आपका जाकर के क्या बोलते हैं, ये ईरानी मुसलमान, ये तुरानी मुसलमान, ये जाकर के मध्य एशिया के मुसलमान थे। और वो किस में शामिल होते थे, वो जाकर के सेना में शामिल होते थे। बड़ा ये लड़ाकू होते थे, एग्रेसिव होते थे। आज भी आप मध्य एशिया के लोगों के बारे में सुनते हैं तो वो बड़ा एग्रेसिव होता है, इसलिए उसको सेना में रखा गया था। और तीसरा जो मुसलमान दरबार में रहते थे वो कौन मुसलमान थे, वो जाकर के तुरानी मुसलमान थे। तीसरा मुसलमान जो थे वो कौन थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे। तो मुसलमान दरबार में क्या प्रकार का हो गया भाई, तो जो दरबार में जो हुआ ये 3 प्रकार का मुसलमान हो गया। देखिएगा, मुगल दरबार में, ये मुगल दरबार में 3 प्रकार का मुसलमान था। ये 3 प्रकार का मुसलमान था। ये मुगल दरबार में 3 प्रकार का ये क्या था, मुसलमान था। 3 प्रकार का ये मुसलमान, ये 3 प्रकार का मुसलमान था। ये देखिए,
तो ये कौन कौन मुसलमान था भाई? तो एक मुसलमान था आपका ईरानी, एक था ईरानी। दूसरा मुसलमान कौन था भाई? दूसरा था जाकर के तुरानी, ये तुरानी। और तीसरा मुसलमान कौन था? हिंदुस्तानी, ये तीसरा मुसलमान था हिंदुस्तानी। ये तीन प्रकार का मुसलमान था। तो जो ईरानी मुसलमान था ये पढ़ा लिखा होता था, ये प्रशासन को संचालित करता था, लेखा जोखा का कार्य करता था। प्रशासन कैसे चलेगा, प्रशासन की स्थिति क्या है, प्रशासन में क्या सुधार होना चाहिए, प्रशासन के लिए नियम कानून क्या है, ये देखते थे। ये बड़ा एलिट क्लास के लोग होते थे, ये इसको प्रशासन से लेना देना था। और ये जो मुसलमान होते थे, ये तुरानी मुसलमान जो होते थे ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये कहां के रहने वाले थे? ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, ये तुरानी मुसलमान। और तुरानी मुसलमान सेना में भाग लेते थे, और सेना में चूंकि ये बड़ा वीर आदमी होते थे, इसलिए इस सेना में ये क्या लेते थे? भाग लेते थे। पूरा सैन्य प्रशासन इसी के हाथ में था और इसी में ये अपना कार्य करते थे। और जो हिंदुस्तानी मुसलमान होता था इसका कोई लेना देना नहीं था, ये छोटे छोटे कार्य करते थे, ये पिछलग्गू का कार्य करते थे, इनकी कोई अहम भूमिका नहीं थी, इनकी कोई जो अहम भूमिका कहिएगा, इनकी कोई अहम भूमिका नहीं थी। इसी में जाकर के कौन थे? हुसैन और अब्दुल्ला, ये दोनों भाई थे। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं ना कि कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, उसी प्रकार से ये कीचड़ में कमल खिला था, ये दोनों भाई हुसैन और अब्दुल्ला। इन लोगों ने कहा कि भाई ये भारत मेरा है, प्रशासन में हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम प्रशासन को चलाएंगे। तो ये तुरानी और ईरानी मुसलमान कहां से आ गया? इसलिए इन्होंने अपना चाल चला, षड्यंत्र रचा और गद्दी पर इन्होंने क्या कर लिया, यानी मुगल दरबार में अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपने प्रयास से अपने चहेते, अपने मतलब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था उनको, उन लोगों को, उनको जाकर के गद्दी में बैठा दिया। और उनका कौन था? फर्रुखसियर। लेकिन बाद में इसी वजह से इनको क्या कहा गया? राजा बनाने वाला भाई कहा गया। ये जो काम जो किया, इसीलिए इसको भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? तो सैयद बंधु को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? सैयद बंधु। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास में, सैयद बंधु को भारतीय, ये इतिहास में, भारतीय इतिहास में तीन नाम से जाना जाता है, तीन नाम से ये जाना जाता है। तो कौन कौन नाम से जाना जाता है? नंबर 1, अब सबसे पहला इसका नाम इसको कहता है राजा बनाने वाला भाई, राजा बनाने वाला भाई, राजा बनाने वाला भाई एक। दूसरा इसको क्या कहा जाता है? नृप निर्माता। एक ही माने है नृप निर्माता, लेकिन अलग अलग हम वर्ड यूज कर रहे हैं, नृप निर्माता। और तीसरा क्या कहा जाता है? किंग मेकर। ये है किंग मेकर, ये किंग मेकर। ये तीन नाम से इसको क्या कहा गया? अभिहित किया गया। अब सवाल ये है कि इनको राजा बनाने वाला भाई क्यों कहा जाता था? इसको राजा बनाने वाला भाई इसलिए कहा जाता था, इसने कई राजकुमारों को अपने ही काल में गद्दी पर बैठाया, गद्दी से नीचे उतारा। जैसे आपको फर्रुखसियर देख लीजिए, रफी-उद-दरजात देखिए, रफी-उद-दौला देखिए, मोहम्मद शाह देखिए, तो चार को इसने गद्दी पर बैठाया और उतारा। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है? राजा बनाने वाला भाई कहा जाता है। और ये प्रश्न एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, एकदम एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, नहीं पूछने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए आप इसको रट लीजिएगा कि भाई राजा बनाने वाला भाई किसको कहा जाता है? सैयद बंधु को कहा जाता है। सैयद बंधु कौन कौन थे? हुसैन थे और अब्दुल्ला थे। इसी को क्या कहा जाता है? नृप निर्माता कहा जाता है, इसको किंग मेकर कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, राजा बनाने वाला भाई, नृप निर्माता और किंग मेकर। ये कौन है भाई? ये है सैयद बंधु और कौन है? अब्दुल्ला है। ये दोनों भाई यानी थे, यानी हुसैन और कौन? अब्दुल्ला थे। अब अगला पॉइंट देखिएगा। अभी इसी में जो फर्रुखसियर का जो सबसे बड़ा भारी काम रहा, वो फर्रुखसियर का क्या काम रहा? इसने क्या कर दिया? यही इसके काल में सिख आंदोलन समाप्त हो गया। ये जो सिख आंदोलन है, सिख आंदोलन ये क्या हो गया? ये समाप्त हो गया।
सिख आंदोलन समाप्त हो गया। सिख आंदोलन समाप्त हो गया। फर्रुखसियर ने क्या किया, जो बंदा बहादुर थे और उनके जो समर्थक थे, बंदा बहादुर एवं उनके समर्थकों को क्या कर दिया, इसने फांसी की सजा दे दी। इसने क्या कर दिया, बंदा बहादुर, यही बंदा बहादुर सिख नेता थे। बंदा बहादुर, मैंने पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपसे कहा था, ये सिख नेता थे बंदा बहादुर। ये बंदा बहादुर एवं उनके समर्थकों को क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दी गई। उनके समर्थकों को, ये समर्थकों, ये उनके समर्थकों को ये फांसी की सजा दे दी गई। फांसी, ये फांसी की सजा दे दी गई, सजा दे दी गई। और इसी के साथ इनके काल में क्या हो गया, जो सिख आंदोलन था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगला काम इसका क्या हुआ, अब फर्रुखसियर ने क्या किया, सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया कि भाई फर्रुखसियर सैयद बंधु को ही क्या करवा देना है, मरवा देना है। तो ये जो मरवाने का पता चल गया, बात का पता चला सैयद बंधु को, बस वही सैयद बंधु ने क्या किया, फर्रुखसियर को पकड़कर गला दबाकर क्या कर दिया, मार दिया। और इसी के ने सैयद बंधु ने जिनको गद्दी पर बिठाया उसी को गला दबा करके क्या कर दिया, मार दिया। क्यों मार दिया, इसलिए कि इसी ने उनको गद्दी पर बिठाया था और इसी के खिलाफ वो क्या रचने लगा था, षड्यंत्र रचने लगा था। यानी जिस पत्ते में खाया उसी में छेद करने के लिए इन लोगों ने सोचा। तो भाई बुरे काम का तो बुरा नतीजा होता है। आप कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, अच्छा सोचिए। देखिए आपका सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा कर्म करिए, अच्छी बात को सोचिए, सकारात्मक रहिए, आपको कोई पछाड़ नहीं सकता है। भले थोड़ी देर के लिए दिक्कत हो सकती है, थोड़ी देर के लिए कठिनाई आ सकती है, लेकिन सत्य की जीत सदैव होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और फर्रुखसियर को भारतीय इतिहास में क्या कहा गया, इसी को कहा गया घृणित कायर कहा गया। फर्रुखसियर को क्या कहा गया, घृणित कायर। ये घृणित कायर की संज्ञा दी गई। किसको ये संज्ञा दी गई, घृणित कायर की संज्ञा फर्रुखसियर को दी गई। घृणित कायर क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि भाई ये दगाबाज आदमी थे, ये कृतज्ञ थे, किए गए उपकारों को ये नहीं मानते थे। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने इन्हें गद्दी पर बिठाया उन्हीं के खिलाफ ये षड्यंत्र रच दिया, इसलिए ये क्या हुआ, मारा गया। तो यहां पर फर्रुखसियर से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है बराबर, उस प्रश्न को आप यहां से देखिए कैसे ये प्रश्न पूछा जाता है, यहां से ध्यान से देखिएगा। तो ये राज्याभिषेक किसके काल में हुआ, ये इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो पटना में हुआ। कहां हुआ, पटना में हुआ। सैयद बंधु कौन कौन भाई थे, हुसैन थे और कौन थे, अब्दुल्ला थे। कौन कौन भाई थे, हुसैन थे, अब्दुल्ला थे। कौन मुसलमान था, हिंदुस्तानी मुसलमान ये था। दरबार में कौन कौन मुसलमान रहते थे, ईरानी रहते थे, तुरानी रहते थे, हिंदुस्तानी रहते थे। तो सैयद बंधु को क्या कहा गया भाई, आप यहां पर देखिए, सैयद बंधु को जो कहा गया यहां पर देखिए क्या कहा गया, राजा बनाने वाला भाई कहा गया, नृप निर्माता कहा गया, किंग मेकर कहा गया। इनके काल में क्या हो गया, सिख आंदोलन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया, इसलिए कि फर्रुखसियर ने क्या किया, जो बंदा बहादुर थे, बंदा बहादुर एवं उनके समर्थकों को क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दी गई। परिणाम स्वरूप सिख आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो सिख आंदोलन किसके काल में समाप्त हो गया, फर्रुखसियर में समाप्त हो गया। और इतिहासकार ने फर्रुखसियर को कौन सी सजा दिया, कौन उपाधि दिया, घृणित कायर दिया। क्यों घृणित कायर दिया, कि जिसने इनको गद्दी पर बिठाया उसी को मरवाने के चाहा। तो किसने गद्दी पर बिठाया था, फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाया था सैयद बंधु ने, और सैयद बंधु को ही क्या करवाने लगा, ये मरवाने के लिए ये चाहने लगा, इसलिए इनको घृणित कायर कहा गया। फर्रुखसियर की हत्या किसने कर दिया भाई, सैयद बंधु ने कर दिया। इस प्रकार से ये प्रश्न यहां पर समाप्त होता है। और वो प्रश्न आपको मैं मानूं कि आप बेहतर ढंग से समझ गए, अब उनको आपको कोई दिक्कत नहीं है। इतने प्रश्न को आप देखिए, इससे प्रश्न जरूर लड़ेगा, नहीं लड़ने का कोई सवाल नहीं है। अब अगला चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट में अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में अगला में देखिएगा। तो जो नेक्स्ट में आया वो आया रफी उद्दरजात। ये कौन आया, रफी उद्दरजात। ये रफी उद्दरजात आया। देखिए ये जो रफी उद्दरजात आया ये क्या था भाई, तो सैयद बंधु को लगने लगा कि यदि शक्तिशाली
राजकुमार को गद्दी पर बिठाते हैं तो वो मुझे मरवाने का कोशिश करता है, मेरी हत्या का वो प्रयत्न करता है, मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो फायदा क्या है? तो इससे ऐसे राजकुमार को खोजा जाए जिससे कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र न रच सके, मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कार्रवाई ना कर सके। इसलिए पपेट को चुना जाए, डम्मी को चुना जाए। खोजते खोजते उसने किसको चुन लिया? ये रफीउ दर्जात को चुना। ये बड़ा बीमार रहने वाला व्यक्ति था। ये क्या रहने वाला था? बीमार रहने वाला व्यक्ति था। और इसको कौन बीमारी पकड़ा हुआ था? इसको जो बीमारी पकड़ा था वो टीबी बीमारी पकड़ा था, ट्यूबरक्लोसिस। गद्दी पर बिठाया, लेकिन बीमारी की वजह से इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। ये कुछ महीना घंटा तक रहा था। ये 1719 कुछ महीना तक था। इसका कोई काल नहीं रहा। ये बिल्कुल क्या थे? कमजोर थे, निरीह थे, बेसहारा थे, बीमार ग्रस्त रहने वाला था। ये पपेट के रूप में था। अब अगला देखिएगा, फिर गद्दी पर किसको बैठाया? फिर रफीउद्दौला को बैठाया। ये किसको बैठाया? रफीउद्दौला को बैठाया गद्दी पर। ये रफीउद्दौला को गद्दी पर बैठाया। तो रफीउद्दौला भी कैसे थे भाई? ये भी निकम्मा थे। ये इसका पीरियड क्या था? 1719। ये कुछ घंटा मिनट में ही आया था, यानी साल भी पूरा नहीं कर पाया। 2 महीना 4 महीना के लिए ये लोग गद्दी पर बैठते थे। इनको क्या बीमारी था? इनको थूक का बीमारी था, स्पिट डिजीज। खखार में एक प्रकार की बीमारी होती है, वही इसको क्या था? ये स्पिट डिजीज था, यानी थूक की बीमारी इनको थी। इनको कौन बीमारी थी? ये थूक की बीमारी थी। थूक की ये बीमारी थी इनको, ये थूक की बीमारी थी। और इसी थूक की बीमारी की वजह से इनकी क्या हो गई? ये मौत हो गई। अब ये क्या हो गए? ये मर गए। मर जाने के बाद अब इसने कहा कि भाई किसको गद्दी पर बिठाया जाए। तब इसने फिर से खोजा और गद्दी पर किसको बैठाया? ये बैठाया मोहम्मद शाह को बैठाया। ये गद्दी पर बिठाया मोहम्मद शाह को। देखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये मोहम्मद शाह को ये क्या किया? ये गद्दी पर बैठाया। यहां पर देखिएगा, ये प्रश्न इससे पूछा जाएगा। ये मोहम्मद शाह का पीरियड, ये मोहम्मद शाह का पीरियड कितना है भाई? 1719 से लेकर के 1748 तक इनका क्या है? ये पीरियड था। तो सैयद बंधु की इच्छा नहीं थी कि मैं ऐसे लोगों को बैठावे। सैयद बंधु का दिमाग में बस एक ही बात था, जो कमजोर हो, ना समझ हो, समझदारी का अभाव हो, मैं जो कहूं वही हो, राइट। मैंने सारी सत्ता, बागडोर की सारी सत्ता मेरे हाथ में हो, मेरे हाथ से लेकर के कोई इसका यूज ना कर सके। हम बिल्कुल ऐसे लोगों को चाहते हैं कि केवल आप गद्दी पर बैठिए, लेकिन अपना दिमाग मत लगाइए, अपना बुद्धि मत लगाइए कि मुझे क्या करना है। आपको जो मैं कहूं वही करो, यानी एज ए क्या कर सकते हैं, मशीन के रूप में आप कार्य करिए। अपना दिमाग नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने खोजने का प्रयास किया कि रफीउ दर्जात की तरह या रफीउद्दौला की तरह व्यक्ति मिले, लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो कौन मिला? तो मिला जा करके मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह स्वस्थ था, सुंदर था, ताकतवर था, सब कुछ था, लेकिन मानसिक रूप से प्रशासनिक कार्यों के लिए वो फिट नहीं था। एक होता है ना कि प्रशासन चलाने के लिए फिट होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए कि भाई प्रशासन मुझे चलाना है। प्रशासन के बिना ये सत्ता नहीं, बढ़िया प्रशासन के बिना ये लोगों का देखभाल, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, एक सुपरविजन की कैपेसिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे बड़ा मसला था। दिस वॉज द ग्रेट इशू, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज उनमें नहीं था। किसमें नहीं था? ये मोहम्मद शाह में नहीं था। इसी बात को किसने देखा? सैयद बंधु ने देखा। और सैयद बंधु ने देख करके कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये सुंदर है, ताकतवर है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग नहीं है। और जब दिमाग नहीं है तो फिर शरीर का कोई मतलब नहीं होता है, वो तब फिर पशुवत हो जाता है। तब फिर उनको यूज आप कर सकते हैं। दिमाग ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास ब्रेन है वही मालिक है। वन हु हैव ब्रेन दैट पर्सन विल बी मास्टर। जिसके पास ब्रेन नहीं है वो मालिक नहीं है। चाहे शारीरिक रूप से आप जो कुछ भी हो जाइए, वो अलग चीज है। बस उसने क्या किया? मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा दिया। मोहम्मद शाह से देखिए 4-5 प्रश्न बराबर पूछता है। मोहम्मद शाह क्या था? बड़ा ये रंगीला था। ये क्या था? ये
रंगीला, भारतीय इतिहास में इसको क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता है, रंगीला बादशाह। ये भारतीय इतिहास में इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, ये नाम से ये जाना जाता है, ये जाना जाता है, ये रंगीला बादशाह के नाम से आता है। तो भाई रंगीला बादशाह के नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए ये वैश्याओं से घिरे रहते थे, इसको नृत्य में, संगीत में बहुत आनंद आता था। और इसका जो यहाँ जो वैश्याओं का जो गिरोह था उसका नाम था, उसके जो हेड थे वो राजमाता उधमबाई थे। इनका दरबार किस चीज से भरा रहता था? वैश्याओं से। ये वैश्याओं से ये क्या होता था? वैश्याओं से दरबार भरा रहता था, ये दरबार भरा रहता था। ये वैश्याओं से ये क्या होता था? ये दरबार भरा रहता था। और इन जो वैश्या था, हिजड़ा था, या ऐसे लोग थे, इनके हैंडलिंग करने वाले, इनके चीफ, इसके प्रधान, इनके प्रमुख कौन थे? उधमबाई थे। इनके प्रमुख कौन थे? तो वैश्याओं के गिरोह का, ये वैश्याओं के गिरोह का प्रमुख, वैश्याओं के गिरोह का प्रमुख, ये गिरोह का प्रमुख वो कौन थे? वो राजमाता उधमबाई थे। राजमाता उधमबाई थे, ये उधमबाई थे। तो अब इसने क्या किया? इसने जाकर के कौन सा काम किया? ये गद्दी पर इसको बैठा दिया। जब ये गद्दी पर बैठ गया तो गद्दी पर बैठने के बाद इसके काल में क्या हुआ भाई? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पहला शासक था जिसने मूल रूप से जजिया प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये जजिया प्रथा को कंप्लीटली, ये जजिया प्रथा को ये क्या कर लिया? पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया, पूर्ण रूपेण। इसके बाद किसी ने जजिया नहीं लगाया, पूर्ण रूपेण ये क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। एकदम याद रखिएगा, ये प्रश्न बराबर पूछता है। आप याद करिएगा तब बोलिएगा। जब मेडावल हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें अकबर का भी चर्चा है कि अकबर ने जजिया प्रथा को समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर औरंगजेब ने जजिया प्रथा को क्या कर दिया था? लगा दिया था। ये जजिया कर क्या है भाई? जो गैर मुस्लिमों से, जो मुस्लिम नहीं है, जैसे कि हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, यहूदी है, से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खैर वो बहुत विवाद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये धार्मिक कर नहीं था, लेकिन हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम आपको बताते हैं ये धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। ये साइट किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो वहां से औरंगजेब के बाद जब वो लागू किया था औरंगजेब ने, इसके बाद इसको क्या हटा दिया? पूर्ण रूपेण जजिया प्रथा को, यानी जजिया शुल्क को, जो जजिया प्रथा था उसको किसने हटा दिया? ये फर्रुखसियर ने ये जाकर के रंगीला बादशाह, इसका मतलब है मोहम्मद शाह ने इसको क्या कर दिया? हटा दिया। दूसरा काम इसने कौन सा काम करवा दिया भाई? इसका जो बड़ा महत्वपूर्ण काम था, सैयद बंधु को मरवा दिया। ये सैयद बंधु को ये मरवा दिया। देखिएगा, सैयद बंधु को ये क्या करवा दिया? मरवा दिया। तो ये जो सैयद बंधु को मरवाने का प्रयास किसने किया था? फर्रुखसियर ने किया था। फर्रुखसियर सफल नहीं हो पाए, लेकिन मोहम्मद शाह ये सफल हो गए और इन्होंने सैयद बंधु को क्या करवा दिया? ये मरवा दिया। और मैंने कहा था ये इसका जो दिमाग था ये बड़ा रंगीन मिजाज का आदमी था। ये हमेशा ये नृत्य में, संगीत में ये डूबे रहते थे, वैश्याओं से घिरे रहते थे। इसके दरबार में हिजड़ा और वैश्या का बहुत ज्यादा क्या था? समागम था। अब आप ही बताइए, जिसके दरबार में वैश्या हो, हिजड़ा हो, अकर्मण्य आदमी हो, माने जिसका व्यवहार खराब हो, तो मुझे प्रशासन कैसे चलेगा? अब उन्हीं से ये घिरा रहता था। तो भाई इसके काल में क्या हुआ? संगीत का जबरदस्त विकास हुआ। इसके काल में किसका विकास हुआ? ये संगीत का, ये काफी विकास हुआ। देखिएगा, ये संगीत का काफी विकास हुआ। संगीत का जबरदस्त विकास हुआ। जबरदस्त ये क्या हुआ? ये विकास हुआ। संगीत का जबरदस्त ये क्या हुआ? ये विकास हुआ। तो अब आप यहां पर देखो, ये जो संगीत वाला जो बात है, ये संगीत का क्या आप समझते हैं? इस्लाम धर्म में संगीत को क्या कहा गया है? गलत ठहराया है। इस्लाम के अनुसार संगीत अच्छी बात नहीं है।
लेकिन यहां पर संगीत का विकास हुआ। तो मैं यही बात आपको कहता हूं, देखिए सत्ता के आगे कोई धर्म की बात नहीं होती है, कोई मुल्ला मौलवी नहीं होता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि वो बोलेगा, यदि वो कुछ इसके खिलाफ बोलेगा, उनको कठोर से कठोर दंड देगा। इसलिए इन्होंने इस्लाम की धज्जी उड़ाते हुए इसने संगीत का जबरदस्त विकास किया और कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया, कोई धार्मिक नेता, कोई इस्लाम का मुल्ला मौलवी कोई कुछ बोलने से इनकार कर दिया। क्यों? हर किसी को डर है कि यदि कुछ अभी बोलेंगे तो दरबार से निकाल दिए जाएंगे, कोड़े से मार दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, बस ये मेरा मुंह बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सबों ने कहा कि हुजूर आप जो करते हैं वो बहुत अच्छा है, संगीत होना चाहिए, संगीत जीवन का अंग है, संगीत से अंतर मन को शांति मिलती है। इनकी बड़ाई करना शुरू कर दिया। तो यहां पर संगीत का जबरदस्त विकास हुआ। तीसरा बात इसका जो हम कहता है कि ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, ये जो मयूर सिंहासन, ये मयूर सिंहासन, ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम शासक था। ये अंतिम, ये क्या था? ये शासक, ये अंतिम शासक था। कहने का मतलब कि मुगल वंश का ये अंतिम शासक था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। भाई क्यों? इसके बाद नादिर शाह का हमला होता है और मयूर सिंहासन तख्ते ताउस वो यहां से क्या करता है? ले जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है, ये प्रश्न पूछता है कि मयूर सिंहासन पर या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यही थे। कौन थे? यही मोहम्मद शाह थे। तो अब इसके काल में क्या हुआ भाई? एक युद्ध हुआ। वो युद्ध कौन युद्ध हुआ उस बात को आप देखिएगा। तो वो जो युद्ध हुआ उसको हम लोग कहते हैं करनाल का युद्ध। ये करनाल का ये क्या है? ये युद्ध है। ये करनाल का युद्ध कितना में हुआ? ये 1739 में हुआ। ये 1739 में हुआ। इसमें कौन कौन लोग लड़े थे? इसमें दो आदमी लड़े थे। एक नादिर शाह लड़े थे, ये है नादिर शाह, ये है नादिर शाह। और दूसरा कौन लड़े थे? मोहम्मद शाह लड़े थे। ये कौन लड़े थे? यही मोहम्मद शाह लड़े थे। तो जो नादिर शाह लड़े थे ये जाकर के क्या थे? ये नादिर शाह ये ईरान के शासक थे। ये नादिर शाह क्या थे? ईरान के शासक थे। तो इसमें पहले मैं बतला दूं, मोहम्मद शाह की क्या हो गई थी? ये हार हो गई थी। मोहम्मद शाह क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और नादिर शाह क्या हो गया था? ये जीत गया था। यस राइट। तो नादिर शाह के बारे में देख लीजिए। नादिर शाह कहाँ के शासक थे? ये ईरान के शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? ईरान के ये शासक थे। इसने दिल्ली को क्या किया? जबरदस्त लूटा, कत्लेआम मचाया, करोड़ों की संपत्ति लूट करके यहां से चला गया। और फिर ये क्या हुआ? जब ये नादिर शाह यहां से गए तो इसने क्या ले गया अपने साथ? यही मयूर सिंहासन और क्या ले गया? कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। ये अपने साथ क्या ले गया? अपने साथ मयूर सिंहासन। ये देखिएगा, ये मयूर सिंहासन और क्या ले गया? प्लस कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। कहां ले गया? ईरान ले गया। अपने साथ ये ईरान ले गया। तो यहां से कोहिनूर हीरा कहां चला गया? ये ईरान चला गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि इसके काल में ये सारी घटनाएं घटी और अंत में जाकर के इसका जो मौत हो गया, ये कितने में इनकी मौत हो गई? ये हो गया 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसकी जो मृत्यु हो गई, मोहम्मद शाह की मृत्यु, वो कितना में हो गया? 1748 में इनकी मृत्यु हो गई। और गद्दी पर कौन बैठ गया? इसका बेटा अहमद शाह बैठ गया। तो आप एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, देखिए इस पर क्या क्या कौन कौन आया है। इस प्रश्न जो है उसको देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय इतिहास में रंगीला बादशाह कौन कहलाया? मोहम्मद शाह कहलाया। याद रखिए कौन कहलाया? ये मोहम्मद शाह कहलाया। ये बहुत बार रंगीला बादशाह ये बहुत बार पूछा गया है, अनेकों बार पूछा गया है। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, चाहे यूपीएससी एग्जामिनेशन हो या पीसीएस हो या रेलवे हो, एसएससी हो, यानी कोई भी हो, मे बी एनी एग्जामिनेशन ऑलवेज कम्स दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। देखिएगा सेकंड में इसके जो दरबार में जो बच्चा लोग होते थे, जो उसके कौन गिरोह के प्रधान होते थे? राजमाता उधमबाई। जितना भी हिजड़ा वगैरह था, बच्चा वगैरह था, उनका प्रधान कौन होता था? राजमाता उधमबाई।
ये तो कौन सी खत्म कर दिया? जजिया प्रथा को खत्म कर दिया। अरे मैंने अभी अभी कहा कि जजिया प्रथा जो लागू किया जाता था, वो जो कर था, एक प्रकार का टैक्स था जजिया, वो किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। उसने इसको समाप्त कर दिया। इसने क्या करवा दिया? सैयद बंधु को मरवा दिया। किसने सैयद बंधु को मरवा दिया? यही रंगीला बादशाह ने मरवा दिया, यानी मोहम्मद शाह ने मरवा दिया। इसके काल में क्या हुआ? देखिए इसके काल में क्या हुआ? संगीत का जबरदस्त विकास हुआ। संगीत का जबरदस्त विकास हुआ। ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला क्या था? अंतिम शासक था। क्यों? कौन युद्ध हुआ यहाँ पर? देखिए ये युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध हुआ। कितना में युद्ध हुआ? 1739 में हुआ। किसने किसने भाग लिया? देखिए नादिर शाह ने भाग लिया, मोहम्मद शाह ने भाग लिया। नादिर शाह कहाँ के शासक थे? ईरान के शासक थे, याद रखिएगा। और मोहम्मद शाह को इसने क्या कर दिया? प्राइज कर दिया। तो ईरान के शासक ने अपने साथ क्या ले गया? इसको प्राइज करके अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को कहाँ ले गया? ईरान ले गया। और लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं? मोहम्मद शाह की क्या हो गई? ये मृत्यु हो गई। कितने में इनकी मृत्यु हो गई? 1748 में हो गई। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा। आप ध्यान से उनको पढ़िए, रिवीजन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए और हमेशा सक्रिय बने रहिए। सकारात्मक दिमाग अपने माइंड में रखिए, ऊर्जा बनाए रखिए, स्वतः स्फूर्त रहिए। आपका भविष्य उज्जवल होगा। आपको कोई डिगा नहीं सकता है। आप सदैव ऊंचाई के उत्तुंग शिखर पर पहुंचेंगे। धन्यवाद।